हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिपब्लिकनिज्म यूट्यूब चैनल। हम लोग बजट पर चर्चा कर रहे थे। एक दूसरा पार्ट है बजट पर और काफ़ी मज़ेदार चर्चा रही जो हमारा 2022-23 का जो यूनियन बजट है उसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं और आप स्टूडेंट्स के लिए, हम सब के लिए इसमें क्या है इसमें और क्या है इसमें। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किस टाइप का क्वेश्चंस बन सकता है। ठीक है, बजट से हर एक लोग ढूंढने का, हर एक वर्ग के लोग ढूंढने का कोशिश करता है कि हमारे लिए क्या है। स्टूडेंट यह देखते हैं कि इसमें क्या क्वेश्चंस बन सकता है। तो उसी संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि बजट से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बन सकता है। क्वेश्चंस पर भी डिटेल में वीडियोज बन चुका है कि क्या क्या क्वेश्चंस है। ढेरों सारा क्वेश्चंस का हमने वो करवा दिया है। ठीक है, और ये सारा मटेरियल आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में भी। और इस जो रिपब्लिका ऐप पर जो 67वीं बीपीएससी डेली टेस्ट सीरीज है उसमें सारी चीज़ आपको डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो इस टेस्ट सीरीज से जुड़ जाएंगे, इससे आपको ढेरों सारा क्वेश्चन से मिल जाएगा। टेस्ट भी आपको डेली का डेली टेस्ट है, इसमें करंट का डेली टेस्ट है, साथ ही सेक्शनल टेस्ट, फुल टेस्ट भी सारी चीज़ें हैं। सीडीपीओ, बीपीएससी या अन्य एग्जाम्स बिहार दरोगा आदि के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें आपको मटेरियल भी मिल जाएगा और टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक भी मिल रहा है। तो अनेकों फ़ायदा इससे है। इससे आपको ज़रूर जुड़ना है। ये बजट फजट से सारी चीज़ आपको वहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, तो चर्चा हम लोग कर रहे थे बजट पर। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पीछे जो चर्चा हो चुकी है उसके आगे तो ढेरों सारी चीज़ों पर चर्चा हो चुकी थी कि बजट पहली बार इंडिया में जो बजट का फादर बोलाता है, इंडियन बजट सिस्टम का, जेम्स विल्सन को बोलते हैं, जो 1860 ईस्वी में उन्होंने बजट प्रस्तुत किया था। फिर उसके बाद आज़ादी के बाद 1947 में शनमुगम शेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था 26 नवंबर 1947 को। और रिपब्लिक यानी कॉन्स्टिट्यूशंस हमारा जो बना था उसके बाद 1950 में, उसके बाद जॉन मथाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, ये निर्मला सीतारमण के द्वारा ये चौथी बार बजट प्रस्तुत किया गया है और उनके नाम से सबसे लंबा बजट भाषण देने का भी रिकॉर्ड है। तो ये सारी बातें महत्वपूर्ण हैं, चौथी बार वो दे रही हैं। और ये पेपरलेस, क्या है, पेपरलेस बजट उन्होंने दिया है, जो टैब के माध्यम से दिया है। बजट का मतलब वह चमड़े का थैला होता है परंपरागत रूप से, जो फ्रेंच वर्ड है, लेकिन अब बिल्कुल ही बजट बदल गया है। अब टैब पर हो रहा है, पेपरलेस है। ठीक है, बहुत सारी चीज़, एजुकेशन है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, सारी चीज़ों को हम लोग देख चुके हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में क्या क्या गवर्नमेंट्स ने प्रोविजन इस बजट में रखा है और कैसे एक आत्मनिर्भर भारत से एक विकसित भारत, एक समृद्ध भारत की परिकल्पना इस बजट में की गई है, जो कि हमें अमृत वर्ष से शताब्दी वर्ष की तरफ ले जाने में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और शताब्दी वर्ष में भारत एक विकसित राष्ट्र होगा, इसकी परिकल्पना इस में दिखता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ की चर्चा हो चुकी है। आगे कुछ चीज़ें हैं जिसमें अर्बनाइजेशन पर भी काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया है। साथ ही जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। पीएम आवास योजना के तहत जो आवास योजना है उस पर भी इस बजट में जोर दिया गया है और इसमें है कि 80 लाख घरों का निर्माण पूरा किया जाएगा 2022-23 में। ठीक है, और साथ ही इसमें है कि नलों का पानी, 3.8 करोड़ घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए 60,000 करोड़ रुपये भी आवंटित किया गया है। ठीक है, बिहार में ऑलरेडी हर घर नल का जल प्रोग्राम चलाया जा रहा है, काफ़ी सफल रहा है और इसको अब केंद्र सरकार ने एडॉप्ट किया है, इसको पूरे देश में लागू करना चाह रहा है। तो 3.8 करोड़ घर में नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए 60,000 करोड़। क्वेश्चन वगैरह यही सबसे बनता है कि कितने हजार करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। तो 60,000 करोड़ एलोकेट किया गया है 3.8 करोड़, यानी लगभग 4 करोड़ घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो केंद्रीय बजट में जो शहरी विकास में मूलभूत परिवर्तन, चूँकि अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम इंडिया में रही है, खासकर बिहार जैसे स्टेट में तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है।
आधारभूत संरचना का अभाव है। तो इसके लिए इसमें क्या किया गया है कि एक कमेटी बनाई गई है, हाई लेवल कमेटी टू रिफाइन अर्बन डेवलपमेंट। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है और यह कमेटी जो है, जो शहरी क्षेत्रों में जो स्पेशलाइज लोग हैं, शहरी क्षेत्र की नीतियों, क्षमता से जन नियोजन, क्रियान्वयन, प्रशासन के बारे में जो जानकारी रखते हैं, तो उनकी इसके लिए संदर्भ में एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है जो सिफारिश देगी। ठीक है, जो उच्च स्तरीय समिति बनाने का प्रस्ताव किया गया है ताकि शहरी विकास में मूलभूत परिवर्तन लाया जा सके। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ठीक है, याद रखना है किस क्षेत्र में, तो शहरी विकास में मूलभूत परिवर्तन के लिए यह एक कमेटी बनाई गई है। अब डिफेंस में आते हैं। डिफेंस में क्या है, डिफेंस में कि रक्षा के लिए जो पूंजी खरीद बजट है, पूंजी खरीद बजट का 68%, देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका, 68% आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, पिछले वित्त वर्ष के तुलना में 58% अधिक है, 58% अधिक है। ठीक है, हालांकि जो सबसे बड़ा एलोकेशन है आई थिंक अमेरिका का है। ठीक है, जो अपने बजट का रेशियो के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से है, वह अमेरिका का है और भारत तीसरे स्थान पर है। यानी सबसे ज़्यादा, भारत से ज़्यादा बजट पर पैसा चाइना लगाता है, लेकिन रेशियो उसका परसेंटेज कम है। ठीक है, लेकिन इंडिया का ज़्यादा है। यह पिछले वित्त वर्ष के 58% से अधिक होगा और रक्षा अनुसंधान और विकास बजट 25%, यह याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, 25%, 25 रक्षा अनुसंधान और विकास, उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा के लिए खोला जाएगा। डन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ड्रोन शक्ति को, ड्रोन की सेवा बनाने के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। सभी राज्यों को चुनिंदा ITI में कोर्स, जो ITI होगा वहाँ पर ड्रोन की ट्रेनिंग दी जाएगी, ड्रोन से संबंधित एजुकेशन दिया जाएगा। ठीक है, एक ड्रोन हब के रूप में इंडिया को डेवलप करने की सरकार की प्लानिंग है और इसमें वह कामयाब दिखता है। ठीक है, ड्रोन टेक्नोलॉजी चाहे एग्रीकल्चर हो या फिर सर्विस सेक्टर हो, इंडस्ट्री हो, हर एक के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डिफेंस हो, रक्षा की खरीद के लिए पूंजी खरीद बजट का, अच्छा इसकी चर्चा हो चुकी है। डिजिटलाइजेशन पर काफ़ी ज़्यादा जोर है इस बजट में। हम लोग देख चुके हैं कि डिजिटलाइजेशन अनेक माध्यमों से, चाहे वह 5G के माध्यम से हो या फिर डिजिटल करेंसी के रूप में हो या फिर डिजिटल एजुकेशन के रूप में हो। ठीक है, अनेक रूपों में डिजिटलाइजेशन पर गवर्नमेंट जोर दे रही है। गांव में वाईफाई या ऑप्टिकल वाईफाई को पहुंचाना है, ऑप्टिकल फाइबर बिछाना है। ठीक है, तो गांव में तो खैर बात ही छोड़िए कि गांव घर में अब सारी फैसिलिटीज जिसकी पूरा का कॉन्सेप्ट माननीय डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, उनका था कि पूरा का कॉन्सेप्ट कि गांव में ही शहरों की सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करा दिया जाए। तो गांव में अब क्या होगा भाई, देखिए पक्का घर मिल जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। दूसरा है आवास मिल गया, शौचालय, स्वच्छ भारत योजना के तहत आपको शौचालय मिल जाएगा। तीसरा है शौचालय के साथ साथ हर घर नल का जल, नल का पानी मिल जाएगा। ठीक है, खाद्यान्न आपको मिल ही रहा है मुफ्त में, खाने की भरपूर व्यवस्था सरकार कर रही है और इंटरटेनमेंट के लिए आपको वाईफाई की फैसिलिटी गवर्नमेंट दे देगी। तो अब आप क्या चाहिए बताइए, बिना मतलब घर घर ये चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाए, रोड सड़क बिजली पानी आदि सारी चीज़ें मिल जाए, पक्का मकान मिल जाए, नल का पानी मिल जाए और उस पर से इंटरटेनमेंट के लिए आपको वाईफाई मिल रहा है, ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा रहा है। तो एक गांव में भी आर्थिक समृद्धि की एक राह अब दिख रही है। इन जो उपक्रम है, चूँकि भारत की मैक्सिमम आबादी गांव में ही रहती है, तो भारत के विकास के लिए सारी चीज़ें करनी होगी। ठीक है, चलिए, तो डिजिटलाइजेशन के लिए बहुत सारा काम हो रहा है। इसी में एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि डिजिटलाइजेशन के तहत ही
जो 1.5 लाख जो पोस्ट ऑफिस हैं जो गांव-गांव तक पहुंचा हुआ है, भले बैंक गांव में भले ना पहुंचा हो, लेकिन पोस्ट ऑफिस पहुंचा हुआ है आपके गांव में, आपके टोला में, आपके क्षेत्र में, तो उससे अब कोर बैंकिंग से जोड़ा जा रहा है। अब वह बैंक का काम करेगा, तो इससे क्या होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा। जो जन धन योजना है गवर्नमेंट की, या लोगों का जो डीबीटी है, किसानों को आप डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से जो किसान निधि योजना है, या फिर उसका जो सब्सिडी है, या एमएसपी है, जो भी है, वो सारी चीज़ अब और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी क्रांतिकारी कदम ये दिख रही है गवर्नमेंट की, जो डिजिटलाइजेशन पर जोर है, टेक्नोलॉजी में लोहा भारत मनवा रही है, डिफेंस में हम अच्छा काम कर रहे हैं, ड्रोन के क्षेत्र में जिस प्रकार से गवर्नमेंट फोकस कर रही है, इसका तो आने वाले टाइम में काफ़ी क्रांतिकारी कदम हो सकता है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा और चीज़ें, सरकार बहुत जल्द डिजिटल रुपी जारी करेगा। हाँ, तो डिजिटल रुपी में है कि डिजिटल करेंसी होगा, जैसे क्रिप्टो करेंसी के रूप में बिटकॉइन वगैरह है, तो उसी ढंग से आरबीआई जारी करेगा। ये भारत का अपना क्रिप्टो करेंसी होगा रुपी में, एक ई रुपी के रूप में आप समझ सकते हैं। जो वर्चुअल होगा वो आप उसको छू नहीं सकते हैं, फिजिकल नहीं होगा, देख नहीं सकते हैं, उसको ई वॉलेट में ही आप रखेंगे, उसका आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। वो एक तरह से डिजिटल एसेट्स होगा। और हमने देखा है कि डिजिटल एसेट्स के रूप में जो भी बिटकॉइन वगैरह है, इस पर गवर्नमेंट चूँकि ट्रांजैक्शन पर 30% टैक्स भी लगा चुकी है इस बजट में। प्रश्न यहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो केंद्रीय बैंक, डिजिटल बैंक, ठीक है, तो ये कौन करेगा, तो आरबीआई करेगा। एक ई करेंसी जो लाई जाएगी, डिजिटल करेंसी, ठीक है, इस पर 30% कर होगा क्रिप्टो करेंसी जैसी चीज़ों पर। और इसमें जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं आपकी। इससे डिजिटलाइजेशन, डिजिटल इकोनॉमी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। स्टेट्स वगैरह है, तो स्टेट्स के साथ काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की चीज़ें यहाँ पर दिखती है, एक समन्वय की चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, जो हमारा जो फेडरलिज्म हमारा और स्ट्रॉन्ग होगा, और अर्थव्यवस्था में समग्र निवेश को प्रेरित करने में राज्यों की सहायता के लिए 1 लाख करोड़, ये डेटा इम्पॉर्टेंट है, 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। यानी आपकी जो खर्चा है, जो बजट है 29.45 लाख का है, लाख करोड़ का है। ठीक है, इसमें इस 39.45 लाख में 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन अलग से किया जा रहा है। ठीक है, जो राज्यों को सरकार दे रही है, केंद्र सरकार दे रही है पहले से, वो तो अलग है। ठीक है, उसके अलावा 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा, और 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण राज्यों को दी जाने वाली समान उधारी से अधिक। इसका उपयोग पीएम गति शक्ति से संबंधित और राज्यों के अन्य उत्पादक पूंजी निवेश के लिए किया जाएगा। ठीक है, इसमें मास्टर प्लान भी तैयार किया जा रहा है, जो पीएम गति शक्ति है। पीएम गति शक्ति योजना के तहत एक नेशनल मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, और इसमें राज्यों का सहयोग लिया जाएगा। चूँकि इसमें ज़मीनों का अधिग्रहण है, उसका क्रियान्वयन जैसी चीज़ें हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें राज्यों का सहयोग गवर्नमेंट लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक नेशनल मास्टर प्लान बनाया जाएगा। ठीक है, कुछ अन्य चीज़ें हैं, जैसे आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। ठीक है, 2023 तक आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, और 5 लाख करोड़ रुपये की राशि को लेकर कवर करने के लिए गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जाएगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है। ई पासपोर्ट की व्यवस्था की गई है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी परंपरागत पासपोर्ट होता है, हम सब लोग देखते हैं कि पासपोर्ट जिसमें थप्पा लगता है, प्रिंटेड पासपोर्ट जो होती है। अब क्या होगा, ई पासपोर्ट होगा, और ई पासपोर्ट कुछ एटीएम टाइप का होगा, जो एटीएम कार्ड होता है, प्लास्टिक कार्ड होता है। ठीक है, कुछ उस टाइप की चीज़ें होगी, इसमें सारा इन्फॉर्मेशन होगा,
और अब ज़्यादा वो सुरक्षित होगा। ठीक है, एक क्लिक से मात्र से, एक स्वैपिंग मात्र से उसकी सारी डिटेल आ जाएगी और इससे ईज ऑफ बिजनेस भी बढ़ेगा, बिजनेस व्यापार आदि में भी सहूलियत होगी और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ई पासपोर्ट बनाने के लिए 2022-23 में गवर्नमेंट, ठीक है, 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी, 5G पर भी अब जोर दिया जा रहा है 4G के बाद। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट में बहुत सारी गवर्नमेंट चीज़ें ला रही है, जैसे इनोवेशन पर जोर दे रही है, विजुअल इफेक्ट्स है, गेमिंग है, कॉमिक्स सेक्टर में युवाओं को रोजगार देने के लिए, ठीक है, सरकार प्रयासरत है और इसलिए इसके लिए घरेलू क्षमता का निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। 14 क्षेत्रों में 60 लाख नई नौकरियां पैदा करने की क्षमता पर गवर्नमेंट काम कर रही है। ये इंपॉर्टेंट है, 14 क्षेत्रों में 60 लाख नई नौकरियां, ठीक है, याद रखना है। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम को नए कानून से बदल दिया जाएगा और यह मौजूदा परिक्षेत्रों को कवर करेगा और निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा। सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय इतना लाख करोड़ रुपये होने के अनुमान है, जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग इतना प्रतिशत है, ठीक है, 10.68 लाख करोड़ जो सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय है, ठीक है, और जीडीपी का 4.1 है। एनर्जी सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और 2030 तक 280 गीगावाट स्थापित और सौर क्षमता के घरेलू निर्माण की सुविधा के लिए सौर पीवी मॉडल के लिए विनिर्माण इकाइयों को पूरी तरह से एकीकृत करने के लिए प्राथमिकता के साथ उच्च क्षमता वाले मॉड्यूल के निर्माण के लिए PLI के लिए 19,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कुछ अन्य बातें हैं भी हम लोग देखें कि क्या क्या इसमें है। GST का कलेक्शन देखिए, GST का कलेक्शन बढ़ गया है और वह 1,40,986, ठीक है, यानी 1,41,000 के लगभग हो जाएगा, ठीक है, 1,41,000 जो कर GST कलेक्शन हुआ है जनवरी 2022 के महीने के लिए, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और GST गवर्नमेंट की आय का एक सबसे बड़ा स्रोत के रूप में उभर रहा है। फिर उसके बाद कॉरपोरेशन टैक्स है, फिर उसके बाद इनकम टैक्स है, ठीक है। तो अब देखिए कि डायरेक्ट टैक्स से अब इनडायरेक्ट टैक्स आपका कम नहीं है, GST कमाल कर रहा है और बाकी इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स से तो गवर्नमेंट को आ ही रहा था, ठीक है, आ ही रहा है। इस पर भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। निर्मला सीतारमण ने बताया कि कॉर्पोरेट सरचार्ज, जो कॉर्पोरेट सरचार्ज को 12% से घटा करके 7% किया जाएगा, ठीक है। एक कर प्रस्ताव में एक चीज़ें हैं जो आई थिंक बता चुका हूँ पहले, 2 साल के भीतर करों के भुगतान पर एक अपडेट रिटर्न दाखिल करने की योजना गवर्नमेंट ने लाया है और जो वर्तमान में यह नियम नहीं है। इसमें क्या है कि करदाता प्रासंगिक मूल्यांकन जो वर्ष होता है के अंत से, यानी मूल्यांकन वर्ष के अंत से 2 साल के अंदर अगर करों का भुगतान आप कर देते हैं और एक अपडेटेड रिटर्न दाखिल करते हैं तो आपको कोई पेनल्टी नहीं देना पड़ेगा, चीज़ें आपकी लीगलाइज्ड हो जाएगी, वह ब्लैक मनी नहीं माना जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि कर रिलैक्सेशन तो डायरेक्ट नहीं हुआ, लेकिन आपको 2 साल का एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है, ठीक है। हाँ, वित्त मंत्री ने कहा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स से होने वाली आय पर 15% टैक्स लगेगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, ठीक है, शेयर मार्केट वगैरह में आप पैसा डालते हैं और उससे मुनाफा होता है, 1 साल से ज़्यादा का अगर होता है तो उस पर होने वाली आय पर 15% टैक्स, 15% टैक्स लगेगा, ठीक है, याद रखना है। ये सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि एक चीज़ें GST कलेक्शन को हम लोगों ने देख ही लिया। एक इम्पॉर्टेंट है, NPS में नियोक्ताओं के योगदान के लिए कटौती केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पहले के 10% से बढ़ करके 14% हो जाएगा। ये अच्छी बातें हैं। एक और देखिए क्या है सहकारी समितियों के संदर्भ में। सहकारी समितियों के संदर्भ में यह बातें हैं कि सहकारी समितियों के लिए जो वैकल्पिक न्यूनतम कर में 15% की कटौती की जाएगी। प्रस्ताव सहकारी समितियों पर अधिभार को घटाकर, जो अधिभार है सरचार्ज है उसको घटाकर 7% कर दिया जाएगा।
जो चर अधिभार है उसको घटा करके 7% कर दिया जाएगा, जिनकी आय 1 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये के बीच में है। प्रश्न बनेगा, ठीक है। अधिभार को घटाकर कितना करना प्रस्तावित है, तो 7%, ठीक है, जिसका आय 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा सा उबाऊ आपको लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप लोग इसको ध्यान देंगे। पूंजीगत वस्तुओं पर रियायती सीमा शुल्क चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल किया जाना चाहिए, और 7.5 प्रासंगिक प्रारंभिक दर पर लागू किया जाएगा, ठीक है। चलिए, एक है कि जो अनब्लेंडेड फ्यूल होगा पर अक्टूबर 2022 से 2 रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त शुल्क लगेगा। जो थर्मल पावर वगैरह होगा उसको भी अब क्या करना पड़ेगा, बायोफ्यूल का यूज करना पड़ेगा, और जो अनब्लेंडेड फ्यूल है अक्टूबर से 2 रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त शुल्क लगेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको प्रमोट करना है हमें, ब्लेंडेड फ्यूल को। वित्त मंत्री ने गैर सूचीबद्ध शेयरों पर अधिभार सरचार्ज 28.5% से घटा करके 23%, ये इंपॉर्टेंट है, 28.5% से घटा करके 23% करने की घोषणा की है। बिल्कुल ध्यान से आप लोग ये कीजिए, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चंस आएगा एग्जाम में, टेस्ट सीरीज में भी और एग्जाम में भी 100% है, और यहाँ हम गलतियाँ कर बैठते हैं, ठीक है। एक बार सुनी हुई चीज़ें आपके दिलो दिमाग में बैठ जाना चाहिए, और तब गलती आप नहीं करेंगे, इसलिए ध्यान से आप देखिए। वित्तीय समावेशन है, तो वित्तीय समावेशन में बताया था कि 1.5 लाख का जो डाकघर है उसको नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम आदि के माध्यम से को बढ़ावा मिलेगा, और उसे कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ दिया जाएगा। कुछ घाटा व्यय की बातें हम लोग कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि होता है कि हमारा जो इस बार का जो बजट है 39.45 लाख करोड़ रुपए का देखा गया है, और इसमें जो कुल प्राप्तियां हैं इम्पॉर्टेंट है। ये तो खर्चा हो गया, खर्चा का आपने दिखाया, जो कुल प्राप्तियां हैं वह 22.84 लाख करोड़ रुपए की देखी गई है। उधार के अलावा कुल प्राप्तियां, जो कुल प्राप्तियां हैं इतना है, और आपका जो कुल खर्चा है, यानी जो कुल बजट बोलते हैं, इस बार का बजट हमारा इतने लाख करोड़ का 39.45 लाख करोड़ का है, और कुल प्राप्तियां 22.84 लाख करोड़ का है। याद हो जाएगा इसे, बहुत ही मज़ा, इसी दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो 4.5 के राजकोषीय घाटे का जो प्रस्ताव हम 2025-26 तक लाएंगे। 2025-26 तक हमें सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 का राजकोषीय घाटा का प्रस्ताव, ठीक है। 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद का 6 पॉइंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इस बार के लिए हमारा जो टारगेट है 22-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 6.4 राजकोषीय घाटे का अनुमान है, ठीक है। और चलिए, कुछ और चीज़ें हैं। राज्यों का आवंटित समान उधारी के अतिरिक्त 50 वर्षीय ब्याज ऋण, ये सब बातें हम लोग देख चुके हैं। 1 ट्रिलियन रुपये पूंजी निवेश परिव्यय के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना मिलेगी, ठीक है। चलिए, ये आपका टेस्ट सीरीज है जिसकी चर्चा मैं कर रहा था, इस टेस्ट सीरीज से आप लोग जुड़ जाएंगे। उसका यह शेड्यूल है, जिस शेड्यूल में क्या है आपका बिहार स्पेशल है, हिस्ट्री है, साइंस का है, इंडियन पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल सारा है, हमसे ले लेंगे व्हाट्सएप पर जुड़ करके। करंट, बिहार स्पेशल, करंट, फुल टेस्ट, ठीक है। ये सारा टेस्ट आपका होगा, अप्रैल लास्ट तक का शेड्यूल है। इसमें CDP और BPSC के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और डेली टेस्ट के रूप में है, चूँकि करंट का टेस्ट डेली हो रहा है और सेक्शनल टेस्ट आपका सैटरडे संडे को हो रहा है, ठीक है। तो आप जुड़ेंगे, इसका फ़ायदा उठाएंगे। साथ ही इसमें क्या है कि आपको मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जा रहा है, विथ मटेरियल है, ठीक है। जो रिपब्लिका ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे, और इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पर जो 67वीं BPSC PT डेली टेस्ट के नाम से है, उसको आप लोग उसमें रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। एक नॉमिनल चार्ज रजिस्ट्रेशन का है 550, वो आप करके और इसका आप फ़ायदा उठाएंगे। यहाँ पर डेली टेस्ट और विथ मटेरियल भी है, और आवश्यकता होगी तो आप फिर
आपको वो भी प्रोवाइड, PDF वगैरह तो उसमें डाल ही दिया जाएगा, हार्ड कॉपी भी आपको प्रोवाइड कराया जा सकता है, ठीक है। तो इससे जो आपको जुड़ जाएंगे। ये व्हाट्सअप नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर है 7678599093। इस व्हाट्सअप नंबर पर अपना नाम और सर्विसिंग BPSC टेस्ट डाल करके भेज देंगे, या फिर डायरेक्ट ऐप पर जा करके आप क्या करेंगे, इस टेस्ट को से में रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, और उसका रिजल्ट भी तुरंत आता है सबमिट करने के साथ ही। उसका सही आंसर क्या है ये भी आपको वहाँ पर मिल जाता है, फिर इसका PDF फॉर्मेट में भी आपको आंसर दे दिया जाएगा। तो ढेरों सारी फ़ायदा ही फ़ायदा है, मटेरियल मिल जाएगी, सारी चीज़ें, साल 1.5 साल के सारे करेंट्स का, साथ ही क्वेश्चन बैंक भी मैं डाल दूंगा। तो सारी चीज़ें आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिल जा रहा है, फ़ायदा आप उठाइए। और जो अभी करवाया हूँ उससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में निश्चित होगा, उस डेटा को, फैक्ट्स एंड फिगर को बिल्कुल ही आपको याद कर लेना है। ओके बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।